तो साथ हम देखते हैं जी कि स्पीड ऑफ साउंड जो है, यानी जो आवाज की रफ्तार है, वो हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स। अगर आप ये देखें तो स्क्रीन के अंदर आपको ये डिवाइस शो हो रहा है जिसके अंदर एक ग्लास ट्यूब है, जिसके जिसके अगर आप देखें तो हाफ इसका जो ये कॉलम है, यहाँ पे आपके पास एयर मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे ब्लैक कलर के साथ शो कर दूं, ये हमारे पास एयर के पार्टिकल्स हैं, अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है। और यहाँ से वाटर स्टार्ट हो रहा है और ये कनेक्टेड है एक रबर ट्यूब के साथ, एक वाटर रेजरवायर के साथ। तो अगर आप देखें तो पानी का लेवल दोनों जगह पे बराबर है, क्योंकि पानी अपना लेवल जो है वो बराबर रखता है। अब यहाँ पे हमें, अगर हम इसको देखते हैं तो हमें ये बात समझ इस तरह से आ सकती है कि अगर आप एक ट्यूनिंग फोक, जो कि आप हॉरिजॉन्टली इसके ऊपर, ट्यूनिंग फोक बेसिकली आपको पता है एक ऐसा डिवाइस है जो कि आप लेबोरेटरी के अंदर यूज करते हैं। इसके ये दो प्रॉन्ग्स होते हैं, ठीक है। लोहे का ये बना होता है अमूमन। अगर आप इसको रबर के साथ हिट करेंगे, ठीक है, रबर के साथ हिट करेंगे तो ये वाइब्रेट करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो इसकी वाइब्रेशन से जो एयर पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर प्रेशर लगेगा और आपको पता है कि वेव प्रोड्यूस होंगी। यानी अगर मैं यहाँ पे ये शो करूँ कि एक वेव क्या है, डिस्टरबेंस है। फॉर एग्जांपल अगर ये पार्टिकल्स हैं तो इसका प्रोंग जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप देखें, इसका प्रोंग जब ये अब इसको हिट करने का, वाइब्रेट करने के बाद यहाँ पे आएगा, फिर ये वापस यहाँ तक जाएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस तरह से वाइब्रेट करेगा। तो ये पार्टिकल्स के अंदर कंप्रेशंस, यानी कंप्रेस्ड एरिया जहाँ पे मॉलिक्यूल कंप्रेस होते हैं उनको कंप्रेशंस कहते हैं, और जहाँ पे मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम होती है उनको रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशंस, ठीक है, और उसके बाद रेयरफैक्शन एंड देन अगेन कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। तो इस तरह से यहाँ पे वेव जो है प्रोड्यूस होती जाएगी। अब आप क्या करेंगे कि आपको जो ट्यूनिंग फोक की जो आवाज है बहुत कम सुनाई देगी, ठीक है। अब जब आप इसको इसके ऊपर रखेंगे तो आवाज आपको कम सुनाई देगी। फिर आप क्या करें कि आप इस रिजर्वायर को थोड़ा सा लोअर डाउन करें, थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे तो यहाँ से वाटर का लेवल और नीचे होगा। एक सर्टेन पॉइंट पे जाके आपको बहुत ज्यादा आवाज सुनाई देगी, यानी ट्यूनिंग फोक की आवाज बहुत ज्यादा होगी, हालांकि आप उसको उतने ही जोर से रब करेंगे। ऐसा क्यों है? हमने दो फिनोमेना पढ़ रखे हैं कि आपको पता है कि जब हम एक साउंड वेव की बात करते हैं, साउंड वेव, लेट से कि साउंड वेव जब इस वाटर को, एयर कॉलम को हिट करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका एयर कॉलम था, मैं इस कॉलम को अलग से बनाता हूँ, यहाँ पे शो करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके मैं इसको शो कर रहा हूँ। फर्ज करें ये वो एयर कॉलम है जो कि जिसके अंदर, चलें यहाँ से हम इसको इस तरह से बना देते हैं। ये वो एयर कॉलम है जिसकी मैंने थोड़ी सी मैक्रोस्कोपिक साइज में थोड़ी पिक्चर बनाई है, थोड़ा सा इसको मैंने बड़ा शो किया है। अब अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल यहाँ तक आपके पास वाटर मौजूद है, ठीक है। अब जब एयर पार्टिकल्स को आपने यहाँ पे ट्यूनिंग फोक के जो प्रॉन्ग्स हैं, उसके जो ये जो दो प्रॉन्ग्स हैं, इन्होंने इसको हिट किया तो यहाँ पे वेव बनेगी। आप देखेंगे कि एक वेव फॉर एग्जांपल यहाँ से, इसको मैं इन द फॉर्म ऑफ, जैसे हमने बात की थी कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को भी आप जो आपकी लाइट वेव है या जो आपकी वेव स्ट्रिंग की प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ। जो नॉर्मल पार्टिकल से अबव एरिया होता है उसको हम क्रेस्ट कहते हैं और जो बिलो एरिया होता है उसको ट्रफ कहते हैं। तो हम यूं सपोज करते हैं कि क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ये ट्रेवल करती है। अब आपको पता है जब ये एक वेव यहाँ से मूव करेगी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐसा शो करता हूँ, ये वेव इस तरह से मूव करती है, चलें दोबारा से हम शो कर देते हैं जी, इस तरह से मूव करती है, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरी जो वेव है वो भी फॉर एग्जांपल इस तरह से मूव करेगी, ठीक है। लेकिन जब ये वेव यहाँ पे हिट करेंगी तो आपको पता है कि सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगी। रिफ्लेक्ट करने के बाद ये, बल्कि आप इसी वेव को ले लें, एक ही वेव की बात कर लेते हैं। अब ये वेव जब इस सरफेस के ऊपर पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें तो आपको पता है कि जितना, अगर यहाँ पे ये कंप्रेस, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल इसको अगर आप क्रेस्ट कह रहे हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फेज चेंज करती है, नहीं फिर वो ट्रफ बनाती हुई वापस यहाँ पे जो है वो इस तरह चली जाएगी, ठीक है। अब वो एरियाज आपने ये देखा है कि अगर आप वेव के अंदर इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कराते हो। इंटरफेरेंस बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना है कि अगर एक वेव की क्रस्ट के ऊपर और एक वेव किसी दूसरी वेव जो कि वहां उसी सोर्स से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, इसकी क्रस्ट भी इसकी क्रस्ट के ऊपर आ जाएगी तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो मैं आपको रेड कलर के अंदर शो कर रहा हूँ वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इसको हम रेड कलर के अंदर शो करते हैं और ये बात हमने पहले भी कर रखी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। एम्पलीट्यूड बेसिकली ये स्ट्रिंग के पार्टिकल थे, एक रस्सी थी जिसके ऊपर मैं, जिसका एक एंड आपने टाई अप किया हुआ था। अब क्या हुआ कि इसका एक पार्टिकल को जब आप एक वेव ऊपर डिस्टर्ब करा रही है और उसी वक्त एक फोर्स आई, एक दूसरी वेव आई है जिस पार्टिकल को ऊपर लेके जाना चाहती है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो ये रीजन
यानी रिफ्लेक्टेड वेव के वो रीजन जो कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के ऊपर है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के ऊपर है, वो आपके क्या है, आपके जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, और जो पॉइंट मिनिमम आपकी जो है वो मौजूद हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, या मिनिमम एम्पलीट्यूड, इनका एम्पलीट्यूड जीरो है, वो आपके इस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये है कि अगर मैं एक और वेव शो करता हूँ यहाँ पे व्हाइट कलर की, फर्ज करें ये एक वेव है और ये एक वेव इसकी क्रस्ट के साथ ट्रफ और ट्रफ के साथ क्रस्ट आती है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसका अगर मैं यहाँ पे आपको शो कर दूं, चलें जी, ये इस लाइट ब्लू कलर के अंदर, तो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये होगा केस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, यानी यहाँ पे एक पार्टिकल को वेव ऊपर खींच रही है और उसी वक्त दूसरी वेव जो उसको नीचे खींच रही है, तो वो बिल्कुल वहां पे ही स्टिल रहेगा, यानी ये वाले पार्टिकल होंगे जो कि मूव नहीं कर रहे होंगे, वाइब्रेट नहीं कर रहे होंगे। अब आपको पता है कि एक आपने एक फिनोमेना पढ़ रखा है कि स्टैंडिंग वेव, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के ऊपर, क्योंकि हमने देखा कि रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे हो रही है, यानी रिफ्लेक्शन तो वेव की हो रही है, ठीक है। जब हमने कॉलम एयर यानी वाटर कॉलम आपका ऊपर था, फॉर एग्जांपल यहाँ तक था, या जहां पे आपको नजर आ रहा है यहाँ तक था, तो इस केस के अंदर भी हमारी रिफ्लेक्शन तो हो रही थी, वेव यहाँ पे वाटर पे टकरा के रिफ्लेक्ट बैक कर रही थी, ठीक है। या दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि वेव जो है बेसिकली आपकी जो है वेव रिफ्लेक्ट जो बैक कर रही थी, उस केस में आपकी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी। लेकिन एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जब वो फ्रीक्वेंसी जहां पे इस सरफेस की, यानी वाटर जो एयर वाटर का जो टॉप सरफेस है, वाटर की जो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है कि अगर आप वाटर को आपने आप उसके ऊपर फूंक मारते हैं हल्की सी, और उसके बाद जो वाटर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अगर इस ट्यूनिंग फोक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर दे, फ्रीक्वेंसी बेसिकली होगी कि एक सेकंड के अंदर कंप्लीट वाइब्रेशन, यानी एक कंप्लीट वाइब्रेशन क्या है कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ, ये एक कंप्लीट वाइब्रेशन है। एक सेकंड के अंदर एक बॉडी जितनी क्रस्ट और ट्रफ का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जितनी वेवलेंथ ट्रैवल करती है, ये वेवलेंथ है, जितनी वेवलेंथ होगी वो उतनी ही ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो मालूम हुआ एक सर्टेन लेवल के ऊपर आपकी फ्रीक्वेंसी इस पानी की जो सरफेस है और इस जो ट्यूनिंग फोक है, इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, और उस केस में आपके पास रेजोनेंस प्रोड्यूस होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा, और स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होंगी, जिसके आप क्लियरली पॉइंट दे सकते हैं। जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स होते हैं वो नोड्स कहलाते हैं आपके, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी जो मैंने आपको पहले बताया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, वो आपके एंटी नोड्स कहलाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे हम आपको ये शो कर दूं कि दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट नोड है, ठीक है, ये पॉइंट भी नोड है, ये पॉइंट एंटी नोड है, इस तरह ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट भी आपका एंटी नोड है, ठीक है। तो यहाँ से यानी ये पॉइंट जो है ये इस तरह से, ठीक है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, और ये जीरो पॉइंट जो है ये नोड है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो एक यानी एक कंप्लीट वेवलेंथ क्या हो सकती है कि अगर मैं इस वेव को ड्रॉ बैक करता हूँ, लेट्स सपोज, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एक कंप्लीट वेवलेंथ क्या हो सकती है, ठीक है। आपका ट्यूनिंग फोक यहाँ पे था जो कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा था। अब अगर एक कंप्लीट वेवलेंथ की बात करते हैं तो कंप्लीट वेवलेंथ तो क्या होगी, अगर मैं रेड कलर के अंदर कंप्लीट करूं, यानी ये हाफ क्रेस्ट, फिर ये कंप्लीट क्रेस्ट, और उसके बाद हाफ ट्रफ, और ये फिर कंप्लीट ट्रफ, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, कंप्लीट वेवलेंथ है। लेकिन अगर आप देखें तो एक नोड से नेक्स्ट एंटी नोड तक, यानी एक नोड से एक एनोड से नेक्स्ट नोड तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, उस लैम्डा के, यानी ये एक कंप्लीट लैम्डा, तो उस लैम्डा का फोर्थ पार्ट है। इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, वो किसके इक्वल होगा, लैम्डा बाय 4 का। अगर आप लैम्डा को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। अब अगर आप इस चीज को थोड़ा सा डीपली स्टडी करें तो हमें ये बात समझ आती है कि हमने एक रिलेशन पढ़ रखा था जो कि था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है, यानी v वेलोसिटी है, f फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा वेवलेंथ है। वेवलेंथ बेसिकली एक क्रस्ट और ट्रफ जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो इसका लैम्डा है। फ्रीक्वेंसी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और वेलोसिटी हम इसकी मालूम करना चाह रहे हैं। अब अगर आप देखें तो इस रिलेशन को अगर आप री राइट करें तो लैम्डा 4 यहाँ पे डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 4l के इक्वल, यानी लैम्डा की जो लेंथ होगी वो 4 टाइम लैम्डा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 4 टाइम्स ऑफ दिस l, ये जो लेंथ है इसके 4 टाइम के इक्वल होगा। इसका मतलब अगर आप लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 4lf, यानी अगर हमें लेंथ ऑफ ये जो लेंथ है ये लेंथ मालूम हो, ठीक है, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो आपका 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 ट्यूनिंग फोक है उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम हो, तो हम स्पीड ऑफ साउंड बहुत आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं।